हेलो एवरीवन, कोकाटा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं CDP यानी बाल मनोविज्ञान की क्लास 2। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर पहला। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? मतलब कौन सा उदाहरण है जो विद्यालय की प्रभावशाली प्रथा है? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं: शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगात्मक कक्षा या निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। इनमें से क्या हो सकता है? तो अगर हम किसी को शारीरिक दंड देंगे तो उससे तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा और चिड़चिड़ा भी हो जाएगा। अच्छा, प्रतियोगिता के द्वारा जो कक्षा में प्रतियोगिता कराते हैं उनके द्वारा भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। लेकिन बात करें ऑप्शन डी की निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, अगर हम तुलनात्मक मूल्यांकन करेंगे तब भी ये चीज़ सही नहीं हो पाएगी। तो अब बात करें ऑप्शन बी की व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। क्वेश्चन नंबर 1 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब जो भाषा संवेदनशील के लिए समय वो कौन सा है? मध्य बचपन का समय, वयस्क अवस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय। तो देखिए, मध्य बचपन का समय मतलब भाषा विकास के लिए नहीं, इस अवस्था में तो हो नहीं सकता, और वयस्क अवस्था इसमें भी नहीं हो सकता। मतलब ये भाषा का विकास कह रहे हैं कि जब छोटा बच्चा होता है तो जैसा हम उसे सिखाएंगे, जैसा हम उसके सामने क्रियाएं करेंगे, ठीक वैसे ही बच्चा करेगा। तो हमें उस तरह से उसके सामने मतलब बातें करनी चाहिए या क्रिया प्रतिक्रिया करनी चाहिए जिससे कि उस पर नेगेटिव प्रभाव ना पड़े, पॉजिटिव प्रभाव पड़े। तो ये जो भाषा का विकास होगा संवेदनशील तरीके से, वो होगा प्रारंभिक बचपन का समय। जो बचपन का प्रारंभिक समय हुआ उसमें सही बच्चे का विकास होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर होगा सही हमारा, प्रारंभिक बचपन का समय, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? मतलब जो गौण वाहक हैं, ऑप्शन ए हमारा विद्यालय और पास पड़ोस, ऑप्शन बी है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, ऑप्शन सी है परिवार और रिश्तेदार, ऑप्शन डी है परिवार और पास पड़ोस। तो इसका इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा हमारा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्यालय और पास पड़ोस। मतलब जो हमारे पास पड़ोसी हैं वो और विद्यालय, ये हमारा गौणवाहक होंगे, सामाजिकरण के गौणवाहक होंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो देखिए, जीन पियाजे मुख्य रूप से जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। शारीरिक विकास का क्षेत्र, मतलब जो हमारा शारीरिक विकास होता है उसके लिए कौन सा क्षेत्र है? स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या ये सभी? तो जो हमारा शारीरिक विकास होता है इन सभी की वजह से हमारे शरीर का विकास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन होगा सही वो हमारा ये सभी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? मतलब वंशानुक्रम का नियम कौन सा नहीं है ये हमें देखना है। समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। तो देखिए, वंशानुक्रम का जो नियम होता है वो समानता नहीं हो सकती। मतलब अगर दो बच्चे शकल सूरत वजन सेम है लेकिन उनके जो गुण है वो सेम नहीं होंगे। भिन्नता ये भी नहीं हो सकता, प्रत्यागमन ये भी नहीं। तो हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अभिप्रेरणा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है?
तो ऑप्शन ए है हमारा याद करना या प्रत्यय स्मरण और सुनना, मतलब याद करना, प्रत्यय स्मरण और सुनना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। तीसरा ऑप्शन है जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। चौथा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। तो हमें सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है, मतलब उसकी एक्टिविटी देखनी है हमें। तो अगर हम किसी की कॉपी करेंगे और उसे सुनेंगे तो पहली बात तो प्राथमिक विद्यालय की कक्ष में ये चीज़ हो नहीं पाएगी, क्योंकि बच्चे को हमें सिखाना पड़ता है। कक्षा हम उसे करके दिखाएंगे, वो अनुसरण तभी करेगा हमारा जब हम उसे करके दिखाएंगे। अच्छा, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, तो ये कक्षा जो 1 का विद्यार्थी होता है वो इतनी जल्दी नहीं कर पाता, क्योंकि उसे अक्षरों का ज्ञान नहीं होता है उस समय, तो वो ये सारी चीज़ें कैसे कर पाएगा। तो शिक्षक को करना क्या है, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। तो बाल केंद्रित में ये विधि बच्चों के लिए होती है, जिसमें बालक केंद्र होता है, उसे हम बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। तो बच्चों का एक कोने, ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी ये भी गलत हो जाएगा, और ऑप्शन सी है जो हमारा ये भी खेल शामिल, मतलब खेल शामिल नहीं होंगे तो वैसे गलत हो, नहीं आएगा, नेगेटिव हो गया। तो इसका ऑप्शन डी जो हमारा सही हो जाएगा, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, मतलब बच्चों के लिए ये गतिविधियां होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, मतलब किन किन तरीकों से बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए और इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शन बताए थे हमने। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल, ये हो सकता है। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश तो दे नहीं सकते बच्चों को, इससे बच्चा जो है डर जाएगा और निगेटिव हो जाएगा। धार्मिक से शिक्षा से कोई इसका मतलब नहीं है, व्यवहार के ये भी नहीं है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है, मतलब एक आदर्श अध्यापक में इनमें से पाए जाने वाला कौन सा गुण है। लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान या उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय। तो देखिए जहां बाल मनोविज्ञान की बात आती है तो इसमें हमेशा बच्चा ही केंद्र होता है, शिक्षक केंद्र नहीं होता है, और ना ही शिक्षण प्रक्रिया होती है और ना ही विद्यालय होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, बालक सही हो जाएगा। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, मतलब संवेग गुस्सा, क्रोध, प्रेम, क्या उत्तेजना क्या है। तो ऑप्शन ए है क्रोध और भय, ऑप्शन बी स्नेह और प्रेम, ऑप्शन सी उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्रोध और भय तो हो नहीं सकता, स्नेह और प्रेम भी नहीं हो सकता, तो उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, ये हमारे ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, मतलब बच्चों का संवेगात्मक विकास। कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि ये माता पिता का कार्य है,
कक्षा कक्ष की नियंत्रित परिवेश, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ये शिक्षा में लड़कों से शिक्षक कहता है लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, ये टिप्पणी है, जातीय भेदभाव का परिचायक है, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है, लड़कियों पर लड़कों के जैव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है। तो देखिए जातीय भेदभाव का तो परिचायक ये बिल्कुल भी नहीं है, और लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण भी नहीं है। अच्छा, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट ये हो सकता है, लड़कियों पर लड़कों के जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है, नहीं ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, मानव व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? कमेनियस ने, हॉल ने, हॉलिंगबर्थ या फ्रायड ने? तो मानव का जो व्यक्तित्व है उसके मनोलैंगिक विकास को सिगमंड फ्रायड ने महत्व दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिगमंड फ्रायड। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो या ये सभी? तो बुद्धि एवं सृजनात्मकता में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, मतलब जो शैशवावस्था होती है उसमें बच्चों के क्रियाकलाप किस प्रकार के होते हैं या कैसे होते हैं? मूल जो प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्तियात्मक या संरक्षित या संज्ञानात्मक या संवेगात्मक? तो जो बच्चों के क्रियाकलाप होंगे तो वो होंगे मूल प्रवृत्ति, जो उनकी मूल प्रवृत्तियात्मक होगी उसके अकॉर्डिंग बच्चों के क्रियाकलाप होंगे, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना जिसमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, एक काल्पनिक लक्ष्य है। क्या हो सकता है इनमें से? तो इसमें क्या होगा, इनमें अक्षमता ना हो तो बच्चों के लिए हानिकारक, मतलब विशेष आवश्यकता जो वाले बच्चे होते हैं उनमें अक्षमता का तो कोई कारण ही नहीं है, और ना तो वे विद्यालयों में भार बढ़ाएंगे, और ये काल्पनिक लक्ष्य भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19, लिंग क्या है? शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना या जैविक सत्ता? तो ऑप्शन सी का ऑप्शन 19 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये एक सामाजिक संरचना होती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? विद्यार्थियों को ये छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृहकार्य देते रहना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। ये क्वेश्चन जो है हमारा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, तो हमने इसकी ऑप्शन बताए अभी। तो देखिए पहला ऑप्शन हो सकता है और दूसरा ऑप्शन लंबे समय निष्क्रिय, मतलब निष्क्रिय तो आप बच्चों के प्रति हो ही नहीं सकते, और ऑप्शन सी है हमारा निरंतर, बच्चों को लगातार गृह कार्य भी नहीं देना है। अगर गृह कार्य अगर आप देंगे बच्चों को लगातार तो बच्चा उस चीज़ से ऊब जाएगा, परेशान हो जाएगा और वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। और ऑप्शन डी है, सीखने वाले
के द्वारा व्यक्तिगत कार्य देना, मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। तो गाइज वीडियो को लाइक करना, और हमारी इस वीडियो में अगर आपको जो भी कमी दिखाई दे तो हमें कमेंट करके बताएं कि ये गलतियां हैं, और हम उन गलतियों को सुधारेंगे ताकि बेहतर से बेहतर आपको शिक्षा दे सकें, बेहतर कंटेंट दे सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।